माँ बाप हमें पढ़ाते लिखाते हैं या बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं ताकि एक जब समय आए उनके कमाने का तो अपने कमाए हुए धन को एक बुद्धिमानी तरीके से प्रयोग में ला सकें। लगभग जो है हम 19, 24 और 25 साल के लगभग जो है अपना इस पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हैं, नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी तक। अगर उन सभी जानकारियों में से वो जानकारी न हो जिससे हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके, तो फिर उन मुश्किल दिनों में अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब हमारे पास कोई साधन न रहे काम करने के लिए या फिर हम उस लायक न रहें कि काम कर सके। ऐसी कोई भी दिक्कत हो सकती है, जैसे पेंडेमिक की अवस्था हुई है जिसमें नौकरियां चली गई हैं, कोई रास्ता नहीं है कमाने का। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत ना हो, पैसे हमारे लिए काम करें और पैसों को काम पे लगाने के लिए उसके लिए सीखना पड़ता है। और ये किसी भी सिलेबस में नहीं होता है। आपको परसेंटेज निकालना बताया जाएगा, लेकिन उस परसेंटेज को किस तरह से हमें डेली लाइफ में प्रयोग करना चाहिए ये नहीं बताया जाएगा। तो यहाँ पे ये मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से परसेंटेज का प्रयोग किया जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण दिया हुआ है। ये रूल मिल जाएगा कि 50-30-20 रूल होना चाहिए इनकम जनरेट करने के लिए, या फिर जो हम इनकम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी मेहनत से उसमें 50-30-20 का रूल लगाना चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि 50-30-20 रूल कहाँ कहाँ लगता है। तो इसमें है 50-30-20 रूल का मतलब 50% जो हम कमा रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। 30% जो इनकम है अपने चाहत वांट्स को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए, और 20% इनकम जो है वो इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। तीनों को हम जो है अलग अलग देखते हैं। नीड 50% इनकम, तो हमारी नीड मतलब वह चीज़ें जिनके बिना हम जी नहीं सकते हैं, डेली के डेली वो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो टू सस्टेन लाइफ, नीड में हमारे वो सारी चीज़ें आएंगी जो अपने जीवन को रोज लगातार जीने के लिए ज़रूरत होती हैं। एग्जाम्पल है ग्रोसरीज। ग्रोसरीज में आएंगे हमारे राशन, सब्जियां और ज़रूरत की चीज़ें जो हमें डेली भोजन की तरह प्रयोग में लाते हैं। हाउस रेंट, अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो वहाँ का किराया देना, या फिर कोई घर खरीदे हैं उसका ईएमआई देना, ये पार्ट होगा। यूटिलिटीज, उसके अलावा वो ज़रूरतें जिनके बिना आप रह नहीं सकते हैं, जैसे कि दवाइयाँ हो गई, मेडिकल इमरजेंसीज और वो सारी चीज़ों को लेकर यूटिलिटीज में आएंगे। तो इट्स नॉट कॉम्प्रोमाइजेबल, मतलब 50% मनी जो है वो नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल, हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उसके बिना हम जी ही नहीं सकते। अब ये 50% कितना होता है, कैसे निकालना चाहिए और उसको किस तरह से प्रयोग में लाना चाहिए, अभी हम उसको नेक्स्ट में देखते हैं। वांट मतलब ऐसी जो हम चाहत करते हैं, अपने ये ज़रूरत होती है सिर्फ लाइफ को बेटर बनाने के लिए, एंजॉयमेंट करने की। मतलब हमारा 50% इनकम इतना यूज़ करने के बाद अगर वो बचता है जिससे हम अपने इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, तो 30% जो है हम उसमें लगाना चाहिए। इसमें आता है टू मेक लाइफ बेटर, अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा ये पैसे का भाग। जैसे जिम जाके हेल्दी बनने के लिए होता है, मेंबरशिप, किसी भी क्लब का जो है हम मेंबरशिप ले सकते हैं, वो स्विमिंग हो सकता है या फिर जो है कि पार्टी क्लब हो सकते हैं, कुछ भी जिनका आप मेंबरशिप ले सकते हैं। एक वैकेशन, डेली काम करते करते बोर हो गए हैं तो फिर थोड़ा मूड को रिफ्रेश करने के लिए हम वैकेशन पे जाते हैं। और जाहिर सी बात है जब पैसे कमाते हैं और उनको अगर हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए न प्रयोग कर सकें तो फिर उसमें भी कहते हैं कि नहीं, फिर पैसा कमाने का क्या मतलब है। तो इन सभी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, लेकिन सोच समझ के। मूवीज़, एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़, गाना और बाकी चीज़ों पे जो है खर्च करते हैं मूवी टिकट से। पुट लिमिटेशन ऑन वांट एज मच एज पॉसिबल, तो इस सेक्टर में जितना भी पैसा आएगा उसमें जितना आप लिमिट देंगे, मतलब ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए, उनका प्रयोग ही मत करिए। एक लिमिट देंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे लिमिट लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं, क्योंकि इनको अगर आप खर्च नहीं करेंगे इसके बिना भी आप चल जाएंगे, क्योंकि हमारा ज़रूरत वाला पार्ट जो है ये 50% इसमें आता है। तो अपने
सबसे ज्यादा जो ये एंटरटेनमेंट वाली चीजें हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करके उस पैसे का कहाँ यूज करना है वो देखना है कि सेव्ड वन शुड बी इन्वेस्टेड। जो पैसे बच रहे हैं आप इन वांट्स में थोड़ी सी कमी लाकर उसको इन्वेस्टिंग में यूज करना चाहिए। इन्वेस्टिंग में क्यों यूज करना चाहिए वो यहाँ पे देखेंगे। तो वांट्स के बाद जो है 20% हमें इमरजेंसी के लिए यूज करना चाहिए। इमरजेंसी कितना? एटलीस्ट थ्राइस ऑफ मनी मंथली सैलरी। आपके महीने भर की जितनी आय है उसका 3 गुना कर लीजिए, और आपके परिवार में आप, बीवी, बच्चे हैं तो उन सभी के हिसाब से उसको 3 गुना करके सभी के हिसाब से उतना पैसा जो है इमरजेंसी फंड के लिए रख दीजिए। उस फंड को कहाँ रखना चाहिए वो भी देखा जाएगा भाई। तो उसको रख देना चाहिए जब वो आपके मंथली इनकम का थ्राइस टाइम्स 3 गुना पैसा आपने इमरजेंसी के लिए, अपने लिए, बीवी के लिए, बच्चे के लिए या फिर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके लिए रखने के बाद, वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपका जो है 20% यूज करना चाहिए सेविंग में। सेविंग मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि पैसे से पैसा कमाने के लिए हमें इंतजाम करना चाहिए चाहे जो हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उन स्थितियों को पार करना मुश्किल हो जाएगा जब हम पैसे कमाने के किसी कारणवश लायक नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से परसेंटेज इन सारी चीजों में प्रयोग होता है और किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे अगर मंथली इनकम कुछ भी हो उसमें कितना अमाउंट हमें जो है खर्च करना चाहिए अपनी जरूरतों के लिए, और मतलब नीड जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इनके बिना आप रह नहीं सकते, जिनके बिना आप रह नहीं सकते, इनके बिना आप रह सकते हैं तो इस पे कितना खर्च करना चाहिए, और इमरजेंसी फंड जो है हमें कितना बनाना चाहिए। इनकम का हमें 50% ग्रोसरीज पे खर्च करना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रोसरीज जैसे होते हैं दाल, चावल, आटा, वेजिटेबल्स, और साथ ही साथ घर को साफ सुथरा रखने के लिए, अपने आप को हाइजीनिक करने के लिए, पर्सनल हाइजीनिक की चीज़ें जैसे साबुन और डिओड्रेंट और क्रीम, ये सारी चीज़ें यूज़ करना। यूटिलिटीज़ में जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बिजली का बिल, और जो है कि बाकी मेडिसिन, ये सब हमारे आते हैं ज़रूरी चीज़ों में जिस पे हमें इनकम का 50% खर्च करना चाहिए या फिर खर्च हो जाता है। 50% कितना होता है हम मान लेते हैं। अगर सैलरी 10,000 रुपये है, इसका 50% निकालने के लिए 50/100 करेंगे, क्योंकि ये 50% का मतलब होता है 50/100 इंटू जो भी सैलरी है। तो यहाँ पे हमने सैलरी मांग के रखा हुआ है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इस तरह से भी हो सकता है कि 50 इंटू 200, 100 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आएगा 2, और इस 2 को इसको काट देंगे, आ जाएगा 5,000। तो ऐसे तो ये डायरेक्ट ही है कि 50% का मतलब आधा जितनी भी सैलरी रहेगी हम उसको आधा कर देंगे। जैसे यहाँ पे 10,000 है तो 5,000 जो है कि हमने कम से कम अपने ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर खर्च करते हैं या फिर उतना खर्च हो जाता है, और उतना ही लगभग जो है खर्च होना चाहिए। उससे कम खर्च होता है तो बहुत अच्छी बात है, जो पैसे बचते हैं उसको हम दूसरे चीज़ों में लगा सकते हैं। अब वो हो सकता है कि हमारे वांट्स हो जाएं, या फिर जो है वो हो सकता है इमरजेंसी के लिए इकट्ठा करना हो, या फिर हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दूसरे और बहुत सी चीज़ें हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो इनकम हम कमा रहे हैं उसमें से 50% के लगभग हमारे नीड्स पे खर्च होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 50% कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो भी इनकम है उसको हम 50/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर फॉर्मूला ये हो सकता है कि सैलरी डिवाइडेड बाय 2। जो भी आमदनी है उसको 2 से भाग दे दीजिए, जितना उत्तर आता है उतना हमें जो है अपने बेसिक नीड या फिर जो है डेली नीड को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। 30% इनकम जो है वो हमारे वांट्स पे खर्च होने चाहिए, मतलब उन सारी चीज़ों को जिसको हम प्रयोग करके अपने लाइफ को बेटर बना लेते हैं। और ये इसके अंदर आते हैं जैसे जिम या फिर किसी क्लब का मेंबरशिप हो सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है, या फिर वेकेशन के लिए हम जो है जा सकते हैं।
और जहाँ तक हो सके इस पे का जो खर्च है वो जितना कम हो सके उतना ही कम करना चाहिए, उसको लिमिट में रखना चाहिए और उससे जो पैसे बचे उसको हम इन्वेस्टमेंट में करते हैं। यहाँ पे जो है 30% ऑफ इनकम है, तो 30% वही मान लेते हैं कि हमारी 10,000 सैलरी है तो इसका 30% करने के लिए 30/100 करेंगे हम और इंटू 10,000। 50% के केस में जो है 100 को 2 से डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता है तो इस 100 से यहाँ 2 0 को हम काट देंगे और 3 के बाद 1 2 3 0 ले लेंगे। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया 3000 कि 3000 रुपीज जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने वांट्स के ऊपर खर्च कर सकते हैं अगर 10,000 हमारी सैलरी है। उसी तरह से अगर सैलरी बढ़ती है या फिर इससे ज़्यादा है, मान लेते हैं ये सैलरी जो है 50,000 है तो 50,000 है, उस हिसाब से फिर जो है ये 3 0 यहाँ पे रख दिए हैं और 5 3 15 कर देंगे। 5 3 15 मतलब अगर हमारी सैलरी 50,000 है तो उसमें से 15,000 जो है हम अपने ज़रूरतों को जो वांट्स में आते हैं उनके ऊपर खर्च कर सकते हैं, जैसे जिम हो गया, मेंबरशिप हो गया, एंटरटेनमेंट, वैकेशन और इसके अलावा जो कुछ भी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जीने के लिए फिर भी हम उनके ऊपर खर्च करते हैं तो 15,000 के लगभग खर्च कर सकते हैं। उसमें भी अगर हम बचा सकें तो इन 15,000 में से जो बचता है उसको हम इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं। 20% इनकम हमें इमरजेंसी के लिए बचा के रखना चाहिए। तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं, मान लेते हैं 10,000 हमारी सैलरी है, इसका 20% हो जाएगा 20/100 इंटू 10,000। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि इस 2 0 को यहाँ 2 0 से काट दिए, बचा 1 2 3 0, यहाँ पे हम लिख देंगे 2000। तो 2000 जो है अमाउंट हमें इमरजेंसी के लिए हर महीने बचाना चाहिए अगर सैलरी 10,000 है। दूसरी बात इसमें ये कही गई होगी कि इमरजेंसी के लिए हमें स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि सैलरी का 3 गुना जो है वो बचाना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये सैलरी है इसका 3 गुना देखें तो इंटू 3 = 30,000, मतलब 30,000 रुपीज़ हमें एक पर्सन के हिसाब से अगर 10,000 सैलरी है तो इमरजेंसी फंड की तरह रखना चाहिए, जिनको हम तुरंत निकाल के इमरजेंसी के टाइम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे 3,000 जो है कि 30,000 कम से कम इमरजेंसी फंड पर पर्सन के हिसाब से होना चाहिए। अगर फैमिली में 3 मेंबर हैं जैसे हस्बैंड, वाइफ और 1 चाइल्ड, उस केस में जो है इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 3 90,000। 90,000 पर पर्सन के हिसाब से इमरजेंसी फंड रख लें। अगर यही सैलरी जो है 50,000 हो जाती है तो उस हिसाब से जो है ये हो जाएगा 1,50,000। इतना अमाउंट जो है वो इमरजेंसी फंड के लिए रख देना चाहिए। अमाउंट कोई ज़्यादा तो नहीं है लेकिन एक उसको रख के रखना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम अगर ये अमाउंट भी नहीं है तो फिर उसमें दिक्कत हो सकती है। उसी तरह से जो है कि अगर 3 फैमिली का मेंबर देखें तो ये हो जाएगा 15 3 45, 4,50,000 जो है 3 मेंबर्स के लिए रखेंगे अगर सैलरी 50,000 है तो इस तरह से हमने देखा कि 50,000 अगर सैलरी है और 3 पर्सन के लिए एटलीस्ट जो है 3 मंथ के लिए हमें इमरजेंसी फंड बचा के रखना है तो 1,50,000 हो गया। अगर 3 पर्सन हैं तो 4,50,000 हो गया। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे 50% का जो है कि 50,000 का 20% देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 to 10 नियर अबाउट जो है 10,000। 500 इंटू 20 10,000। तो 10,000 अमाउंट जो है अगर सैलरी 50,000 है तो 10,000 अमाउंट हर मंथ जो है उसको रखना चाहिए एज अ इमरजेंसी। जब 10,000 रख रहे हैं तो हमें 4,50,000 जो है करने के लिए लगभग 45 मंथ जो है ये पड़ेंगे हमें। इसको अगर हम 10,000 से डिवाइड कर देते हैं पर मंथ
अगर हम 10,000 बचाते हैं इमरजेंसी फंड के लिए, इसको 10,000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 4 जीरो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 45 मंथ्स। मतलब हमें 10,000 के लगभग सैलरी 50,000 है तो 45 मंथ के लिए जमा करना पड़ेगा इमरजेंसी फंड के लिए, तब हो जाएगा हमारा 4,50,000 रुपये। इतना अमाउंट तब जाके जो है वो कलेक्ट होगा मिनिमम 3% के लिए एक इमरजेंसी फंड। जब ये जो है 45 मंथ के बाद 4,50,000 इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद जब 20% 10,000 पर मंथ 50,000 की सैलरी में यूज करेंगे उसको इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी कि किधर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको हम लेटर देखेंगे, बाद में देखेंगे कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पैसे अगर बच रहे हैं तो हम उसको या तो बैंक में रखेंगे या फिर जो उसको शेयर मार्केट में लगाएंगे, म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, रियल एस्टेट में लगाएंगे, ताकि जहाँ पे जो है ये पैसे हमें और पैसे लाके दे सके। तो उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ ये देखा है कि इमरजेंसी फंड अगर आपकी 10,000 है तो पर मंथ जो है हमें 10,000 का 20% का मतलब 2,000 रुपीज़ जो है मंथली सेव करना चाहिए फॉर इमरजेंसी फंड, और वो लगभग जो है 3 गुना होना चाहिए। तो 10,000 का 3 गुना 30,000, अगर 2,000 पर मंथ ले रहे हैं तो हमें 15 महीने लगेंगे 30,000 इकट्ठा करने के लिए इमरजेंसी फंड में, अगर सैलरी 10,000 है। उसी को अगर हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि अगर मान लेते हैं 50,000 हमारी सैलरी है तो 50,000 का जो है 20% लगभग 10,000 हो जाएगा, और 10,000 जो है हमें हर मंथ उसको सेव करना चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए। तो 45 मंथ बाद जो 4,50,000 हो जाएगा एटलीस्ट 3% के लिए। इसके बाद जब ये पैसा इकट्ठा हो जाता है उसके बाद जो है हमें ये जो 20% निकालेंगे सैलरी का वो यूज़ करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस तरह से हम इस फाइनेंशियल नॉलेज को, है तो बहुत सिंपल, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इससे जानकारी होती है तो कम से कम ये है कि अपने पैसे को इस 3 सेक्टर में बांट देंगे, और तीनों सेक्टर को अगर हम वाइजली यूज़ करेंगे तो आगे चल के जो है कई बुरी स्थितियों को पार करने में ये ज़्यादा सहायक रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि परसेंटेज का क्या यूज़ है फाइनेंशियल प्लानिंग में, और ये कम से कम जो है कैलकुलेट करने आना चाहिए सभी को।